Hi friends, today we are going to learn the second topic of our political science subject, and the topic name is the electoral process. Part 1. ये लेसन भी थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से इस लेसन को भी हमने दो तीन पार्ट में बांटा है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा, जो पहला लेसन था द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी अगर हमारे लोकशाही को अगर मजबूत करना है तो हमें हमारे डेमोक्रेसी के जो या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल्स है या जो ऑब्जेक्टिव है उनको बरकरार रखना जरूरी है। तभी जाके हमारी लोकशाही मजबूत हो सकती है। तो उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि अगर लोकशाही को अगर मजबूत करना है तो कंट्री में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। तभी जाके एक अच्छी सरकार आ सकती है, अच्छा का मतलब वो काम कर सकती है और लोगों का भला हो सकता है या डेवलपमेंट हो सकता है। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो सरकार या गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए और सभी समाज को ध्यान में रखते हुए उनको काम करना है। और ये तभी हो सकता है जब इलेक्शन सही हो। इलेक्शन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकशाही में इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी। एक तो इलेक्शन मतलब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चुनाव से जो चुन के जाने वाले लोग हैं या जो लीडर है उनको हम हमारे रिप्रेजेंटेशन या जो हमारे लीडर्स होते हैं उसको हम हमारे रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लीडर है वो बिल्कुल ही हॉनेस्ट हो, एफिशिएंट हो और रिलायबल हो, तब या ट्रस्टवर्दी हो, तभी जाके कोई भी गवर्नमेंट ठीक से काम कर सकती है। So we know that people representations are selected through elections. हमें पता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन या जो हमारे लीडर्स होते हैं इलेक्शन के थ्रू हम चुनते हैं। जो अच्छा होगा, जिस पार्टी का हमें अच्छा लगेगा, उनका एजेंडा अच्छा लगेगा, उन पार्टी के नेता को या जो कैंडिडेट्स है उनको हम चुन के भेजते हैं किसी भी हाउस में। इलेक्शन हेल्प्स टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। इलेक्शन ब्रिंग्स चेंजेस इन पॉलिसीज एंड पावर्स या पार्टी। इलेक्शन क्या बदलाव लाता है कि जो भी पॉलिसीज है, हो सकता है पिछले वाले गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई हो जो जनता के लिए ठीक नहीं है या उतनी लाभदायक नहीं है। तो जो नई सरकार होगी वो अपने एजेंडा में लिखेगी कि ये पॉलिसी हम चेंज करेंगे, जनता के लिए ये हम काम करेंगे। तो कुछ पिछले सरकार की पॉलिसीज नई सरकार चेंज कर सकती है, ये इलेक्शन से हो सकता है। पार्टियां भी चेंज होती है। आपने देखा होगा जब से इलेक्शन इंडिपेंडेंट के बाद हमारे भारत में हो रहे तब से बहुत सारी पार्टियां इसमें आई, सरकार में आई, और वो हो सकता है कंटिन्यू 2 टर्म भी उन्होंने ये किया हो, मतलब गवर्नमेंट चलाई हो, दो टर्म, 3 टर्म या 4 टर्म, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पार्टियां भी चेंज होते, क्योंकि लोगों को बदलाव जरूरी है और ये इलेक्शन से ही हम बदलाव ला सकते हैं। सो हमारे लीडर्स है वो कैसे होना चाहिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। अलग अलग पार्टियां सरकार बनाने के लिए उनको मौका मिल सकता है। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंजेस। पॉलिसीज भी चेंज होती है और हमारे जनता का जो रहन सहन है वो भी चेंज हो सकता है। वे एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव वी सिलेक्ट शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं या हम उन्हीं कैंडिडेट को मतलब चुनाव में जिताते हैं जो
हॉनेस्ट हो, एफिशिएंट हो और ट्रस्टवर्दी हो, और उनसे हम डेवलपमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड आल्सो बी अ फ्री, फेयर एंड रिलायबल। फ्री, फेयर और रिलायबल अगर इलेक्टोरल प्रोसेस या चुनाव प्रक्रिया अगर होगी तो गवर्नमेंट अच्छी आएगी और वो अच्छा काम करेगी। To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नंबर है 324। इस आर्टिकल के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हमारे संविधान में लिखा है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे भारत में, हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है। दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब जो इंडिपेंडेंट काम करती है, जिसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता या उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों रखा गया क्या? ताकि अगर कोई पार्टी उसमें इंटरफेयर करेगी तो उनके मन के मुताबिक इलेक्शन हो सकते हैं या उनको जैसा चाहिए वैसे रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में, इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया ताकि किसी भी पार्टी का, किसी भी गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप ना हो या इंटरफेरेंस ना हो। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल state election commission conduct all important election in our country। सेंटर में कुछ इलेक्शंस होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेंगे, और स्टेट में कुछ इलेक्शंस होंगे, वो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करवाएंगे। द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट्स ऑफ द इलेक्शन to the declaration of result is carried out under the direction and control of the election commissioner। ये पूरा प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिक्लेयरिंग टू डेट एंड टू डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, यहां तक डेट डिक्लेयर करने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं। और उसमें काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले उसके कुछ फंक्शंस है इलेक्शन कमीशन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। द इलेक्शन प्रोसेस इज एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ एन कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो एक इलेक्शन प्रोसेस ऐसा है जो हमारे डेमोक्रेटिक का एक इनसेपरेबल ये है, प्रोसेस है। आप इलेक्शन को हमारे डेमोक्रेसी से अलग नहीं कर सकते। एक इंटरवल पार्ट है और एक बेसिक फ्रेमवर्क में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसमें आता है। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हम इस चैप्टर में हमारे इलेक्शन कमीशन है, उनका रोल क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाना जरूरी है। रिफॉर्म मतलब जो पुराने जमाने में कुछ जरूरतें थी, अभी जरूरतें कुछ मतलब बदल गई है, नए नए वोटर्स इंक्लूड हो रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करने का तरीका अलग था। पहले बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होता था, अभी मशीन से हम वोट डालते हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स या नए चेंजेस लाने की जरूरत है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सो व्हाट इज इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं। तो ये चुनाव आयोग है जो हमारे भारत में, हमारे देश में जितने भी चुनाव है वो कंडक्ट करवाते हैं और कंट्रोल करवाते हैं। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन एक मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स।
आर्टिकल 324 में जो लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत उसमें प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन जब फॉर्म होगा तो उनको जो हेड होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनके नीचे 2 कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो ये सेंटर में भी होता है और स्टेट लेवल में भी होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट इजीली और एन अकाउंट ऑफ द एनी पॉलिटिकल रीजंस। किसी भी कारणवश चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव नहीं कर सकते कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या कोई इन्फ्लुएंस हो, या किसी ने अगर हस्तक्षेप कर दिया कि नहीं ये हमारे लिए काम नहीं करे तो इनको हटा दो, तो ये नहीं हो सकता। तो उनको अगर हटाना है तो बाकायदा संसद में बहस होगी और वो सारे कारण देखे जाएंगे कि उनको क्यों हटाना जाना चाहिए, तभी जाके वो उनको हटाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है ये पोस्ट, और इनको हटाने के लिए इजीली उनको हटा नहीं सकते। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस। ये बहुत जरूरी है कि उनका जो इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र है, मतलब ये ऑटोनोमस बॉडी है तो उनके ऊपर किसी का प्रेशर होकर काम नहीं चलेगा या किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर करेगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए उनका इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए उनको ये सारी मतलब प्रोविजंस किए हैं। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमारे बजट में, हमारे जो संविधान में बजट जब पेश होता है तो कुछ फंड इलेक्शन कमीशन को भी अलॉट किया गया है, ताकि वो जब इलेक्शन कंडक्ट करवाने हो तो उनके पास पैसा हो। इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च होता है, तो उनके लिए भी सेपरेट एक फंड रिजर्व रखा गया ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल करके भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवा ले। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। उनके पास कोई सेपरेट स्टाफ नहीं। ठीक है, तो कौन काम करता है उनके लिए? उनके लिए हमारे टीचर्स, कुछ गवर्नमेंट स्टाफ्स, और इलेक्शन जब डेट ऐसे टाइम पे अलॉट होती है या ऐसे टाइम में डिक्लेयर होती है जब स्कूल का छुट्टियां हो, ताकि हम उन स्टाफ का उपयोग कर सके और गवर्नमेंट स्टाफ का उपयोग कर सके। तो ये सारे लोग जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान हेल्प करते हैं। Like teachers and other employees help the election commission to execute the process of election. कुछ गवर्नमेंट स्टाफ एम्प्लॉय उनको हेल्प करते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उनके पास कोई सेपरेट स्टाफ नहीं तो हमें उनको हेल्प करना जरूरी है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशंस? इलेक्शन कमीशन कैसे काम करते हैं, उनकी मेन रोल क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्शन कमीशंस हु वाज द फर्स्ट CEC बोल सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मिस्टर सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 1950। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी सरकारें बनी तो पहला जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव को हैंडल करने के लिए मिस्टर सुकुमार सेन को, जो 1921 के ICS बैच के ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस के 1921 में जो बैच पास आउट हुई थी उस बैच के वो ICS ऑफिसर थे, और उनको इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। तो ये बहुत ही उनके लिए टफ काम था क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन था और उस दौरान हमारा इंडिया भी सेपरेट हुआ था, तो बहुत सारे रिलीजन्स के डिस्प्यूट भी थे और काफ़ी सारी उसमें दिक्कतें थी। तो एडवर्स कंडीशंस में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे और अभी भी उनका नाम लिया जाता है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन? There are 6 functions of our election commissions.
फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। तो आपने देखा होगा जैसे 18 इयर्स एज कंप्लीट होता है किसी भी स्त्री या पुरुष का, या जो जो भारत में रहते हैं, जैसे 18 इयर्स कंप्लीट होता है तो उनको वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना पड़ता है। जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक वो अपने वोटिंग का राइट नहीं निभा सकते। सो एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट। किसको अधिकार है वोट डालने का? जिनका एज 18 इयर्स कंप्लीट हुआ है। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट, सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट। अगर ये करना है तो आपका नाम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो विधानसभा या जो आपका जो एरिया है, उस एरिया के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर कोई नए वोटर्स एलिजिबल होते हैं या 18 साल कंप्लीट होते तो उनका नाम उसमें डालना। एक कैंपेन चलाया जाता है इलेक्शन के पहले, या कुछ मेजर इलेक्शन होता है उसके पहले एक कैंपेन चलाया जाता है, उसमें ऐसे लोगों का नाम उसमें ऐड किया जाता है जो एलिजिबल हो चुके हैं, जिनका 18 साल कंप्लीट हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं या जिनका उसमें से नाम डिलीट करना जरूरी है, तो वो भी प्रोसेस उसमें होता है। The election commission has the authority to issue identity cards to the voters. इलेक्शन कमीशन हमें फिर जैसे हमारा वोटर लिस्ट में नाम आता है तो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिसको वोटर्स आईडी कार्ड हम बोलते हैं, और वो आईडी कार्ड हमें इलेक्शन के दौरान या वोटिंग के दौरान हमें काम आता है। So now this is the first function of इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। सेकंड फंक्शन इज decide the timetable and the program of elections। डेट एंड टाइम टेबल और प्रोग्राम डिसाइड करना किसके हिसाब से, कि सभी को अगर इलेक्शन का या वोटिंग का अगर अधिकार निभाना है तो कुछ ऐसी डेट वो सिलेक्ट करेंगे ताकि सब उस दिन वोट डालने जा सके, छुट्टियां हो या ऐसा ये हो माहौल हो कि सभी अपने अपना वोट का अधिकार निभा सके। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि डेट डिक्लेयर करना किसी भी इलेक्शन से पहले, टाइम टेबल और पूरा प्रोसेस तय करना। सो द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट। कितने स्टेज में करना है। जैसे आपने देखा होगा जब हमारा अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो कुछ पार्ट में उसको किया था, हर एक स्टेट में अलग अलग डेट्स थी, ताकि हमारा जो मैन पावर है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं वो मैन पावर शॉर्ट भी पड़ सकता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग डेट दिया गया था और उस डेट के हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट करवाया था। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। थर्ड फंक्शन इज स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। जैसे ही इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होता है तो जितने भी पार्टियां होती है वो अपने अपने कैंडिडेट्स का फॉर्म भरवाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन जब कैंडिडेट भरता है तो उसकी स्क्रूटिनी करना बहुत जरूरी है, जिसमें स्क्रूटिनी में बहुत कुछ आता है, उनका पर्सनल डिटेल्स भी होते हैं, उसके बाद सारा बायोडाटा होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ से लेके कौन से कास्ट के हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीजें वो स्क्रूटनाइज करते ताकि कोई भी मतलब ऐसा कैंडिडेट इलेक्शन ना लड़े जो एलिजिबल ना हो। ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, every political party select the candidates to contest the election. Some candidates contest the elections independently. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी के तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ते, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते। तो हो सकता है उनको कोई पार्टी का एजेंडा उनको पसंद ना हो, तो उनका खुद का कुछ एजेंडा रहता है और वो इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी।
Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill up the application, which includes the information about their own self. The election commission scrutinize all these applications and allows the eligible candidates to contest the election. जब ये एप्लीकेशन भरा जाता है उसके बाद वो स्क्रूटनाइज किया जाता है, अगर वो सारा सही है तो उनको फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया जाता है. The fourth function of our election commission is give recognition to the political party. पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना, मतलब कोई पार्टी अगर नहीं है तो उनको पहले इलेक्शन का एक सिंबल देना. तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिंबल है, जैसे आपने देखा कांग्रेस का हाथ है, उसके बाद बीजेपी का कमल है, एनसीपी का घड़ी है, और अलग अलग पार्टी का जैसे आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में है उनका झाड़ू है. तो ऐसे अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिंबल होता है, तो उनको पहले सिंबल अलर्ट करना और उनको रिकॉग्निशन देना. तो ये एक इलेक्शन कमीशन का काम है. वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री. हमारे पास बहुत सारे पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स है. न्यू पार्टीज कंटिन्यूस टू बी फॉर्म, नई पार्टी आती रहती है. स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज. पार्टियों में झगड़े की वजह से हम कुछ लोग किसी पार्टी से अलग होते हैं तो वो नई पार्टियां फॉर्म करते हैं. इस वजह से नई पार्टियां हर एक इलेक्शन में आपने देखा होगा नई नई पार्टी आती है तो उनका सिंबल भी अलग होता है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. सब जितनी भी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो रिकॉग्नाइज होना जरूरी है. किनकी तरफ से? इलेक्शन कमीशनर की तरफ से. वो जब सैंक्शन करेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैव अ राइट टू डी-रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शन कमीशन का ये भी एक अधिकार है कि किसी पार्टी को भी वो बर्खास्त कर सकते हैं, उनका रिकॉग्निशन बर्खास्त कर सकते हैं किसी भी कारणवश. अगर वो मतलब इनके खिलाफ या हमारे रूल के खिलाफ अगर वो कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो बर्खास्त भी कर सकते हैं. ये भी अधिकार उनके पास है. The election commission also allows election symbol to the political party. इलेक्शन सिंबल अलॉट करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना सिंबल इलेक्शन कमीशन के पास मतलब अप्रूवल के लिए भेजते. 3-4 सिंबल हो सकते हैं, उसमें से जो सिंबल अलॉट नहीं किया गया है, जो अच्छा मतलब जो उनके लिए सुटेबल है, वो सिंबल उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन अलॉट करते हैं. द फिफ्थ फंक्शन इज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन. इलेक्शन के दौरान अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो भी रिजॉल्व करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है. द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस. अकॉर्डिंग to declare any candidate as disqualified or conduct a re-election in a particular constituency is the responsibility of election commissions. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व करना. उसके बाद कैंडिडेट का अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, कोई कैंडिडेट अगर डिस्क्वालिफाई होता है या किसी कारणवश दोबारा री इलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो वहां वो डेट डिक्लेयर करना, उसके बाद दोबारा उसमें री इलेक्शन करना, ये भी काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम है. तो आज हमने हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है ये हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा. उसके साथ साथ इलेक्शन का क्या रोल है हमारे भारतवर्ष में ये भी पढ़ा. तो सेकंड पार्ट में हम आगे का जो लेसन का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. हमारे देश में इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. और तीसरे पार्ट में उसके आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए जितना भी आज मैंने पढ़ाया ये थोड़ा सा आप गो थ्रू कीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो हमारा जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप उसको आप लिख सकते हैं. इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. कोई भी अगर पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ अगर अब हमें सीखनी है तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है. हो सकता है इसमें कुछ गलत हो गया हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.
और सेकंड पार्ट कल मैं डाउनलोड करूँगा। और कोई भी अगर डाउट है या आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।